पाठ 10 सिंदबाद की यात्रा यात्रा वृत्तांत। पाठ का मूल भाव। प्रस्तुत कहानी बगदाद शहर में रहने वाले सिंदबाद नामक एक व्यापारी की है। उसने अनेक समुद्री यात्राएं की हैं। उसकी कोई भी यात्रा बिना संघर्ष की पूरी नहीं हुई। यह पाठ इसी रोचक यात्रा को दर्शाता है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, समुद्री यात्रा के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, कथनों पर सही गलत का निशान लगाना। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में खलीफा हारून राशिद के शासनकाल के दौरान एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम था हिंदबाद। एक दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, वह एक भारी बोझ उठाकर शहर के लिए एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा था। रास्ते में थककर वह एक बड़े से घर की दीवार के साए में सुस्ताने के लिए बैठ गया। मकान के दरवाजे में कई सेवक आ जा रहे थे। मजदूर ने उसमें से एक से पूछा कि इस मकान का स्वामी कौन है। सेवक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तो बगदाद का निवासी और इस मकान के प्रसिद्ध मालिक को नहीं जानता। यह घर सिंदबाद जहाजी का है जो लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। हिंदबाद यह सुनकर आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, हे संसार को बनाने वाले, उसको पालने वाले भगवान, ये क्या अन्याय है। एक सिंदबाद जो रात दिन ऐश करता है, एक मैं हिंदबाद जो रात दिन जान तोड़ परिश्रम करके किसी प्रकार अपने बाल बच्चे का पेट पालता हूँ। हम दोनों ही मनुष्य हैं, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों। तभी उस विशाल भवन से एक सेवक निकला और उसकी बाँह पकड़कर बोला, चल अंदर, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। हिंदबाद यह सुनकर बहुत डरा। वह यह सोचने लगा कि मैंने जो अभी कहा उसे ज़रूर सिंदबाद ने सुन लिया है और कुबुत होकर मुझे अंदर बुलाया है ताकि मुझे इस गुस्ताखी के लिए सज़ा दे। वह घबरा कर कहने लगा, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मेरा बोझ यहाँ पड़ा है, इसे कोई उठा ले जाएगा। किंतु सेवकों ने उसे न छोड़ा। उसने कहा कि तेरे बोझ को हम सुरक्षापूर्वक अंदर रख देंगे, तुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। सेवक हिंदबाद को कई आंगनों से होता हुआ एक अंदर बड़े दलान पर ले गए जहाँ बहुत से लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। नाना प्रकार के व्यंजन वहाँ रखे थे और इन सब के बीच एक शानदार आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी छाती पर लटकी थी बैठा था। उसके पीछे सेवकों का पूरा समूह हाथ बांधे खड़ा था। हिंदबाद उसका यह ऐश्वर्य देखकर घबरा गया। उसने झुककर उसे सलाम किया। सिंदबाद ने उसके फटे और मैले कपड़ों पर ध्यान न दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके सलाम का जवाब दिया और अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसके सामने हाथ में उठाकर स्वादिष्ट खाद्य रख दिया। उस समय बगदाद में जब किसी को सम्मानपूर्वक बुलाना होता था तो उसे अरबी कहते थे। सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा, अरबी, तुम्हारा नाम क्या है। मैं और यहाँ उपस्थित अन्य जन तुम्हारी उपस्थिति से अति प्रसन्न है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह से फिर वे बात सुन सकूँ जो तुमने गली में बैठे हुए कही थी। सिंदबाद जहाँ बैठा था वहाँ भाग गली से लगा हुआ था और खुली खिड़की से उसने सब कुछ सुन लिया था जो हिंदबाद ने रोष में कहा था। हिंदबाद ने लफ्ज़े से सर झुका लिया और कहा, सरकार, उस समय मैं थकान और गर्मी के कारण आपे में नहीं था। मेरे मुंह से ऐसी दशा में कुछ अनुचित बातें निकल गईं। आपकी सभा में उन्हें दोहराने की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता। आप कृपया मेरी उस उद्दंडता को क्षमा कर दें। सिंदबाद ने कहा, भाई, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूँ जो किसी को कुछ बातों के कारण ही उसको हानि करूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि दया ही आई थी और तुम्हारी दशा देखकर और भी दुख हुआ। लेकिन मेरे भाई, तुमने गली में बैठकर जो कुछ कहा उससे तुम्हारा अज्ञान ही प्रकट होता है। तुम समझते हो कि यह धन दौलत और यह ऐशो आराम मुझे बिना परिश्रम के ही मिल गया है, पर ऐसी बात नहीं है। मैंने संसार में जितनी विपत्तियाँ झेली हैं उतनी शायद ही किसी पर पड़ सकती हैं। लगभग सभी झेली हैं। इसके बाद भगवान ने मुझे ये ऐशो आराम दिया। फिर सिंदबाद ने दूसरे मेहमानों की ओर देखकर कहा, मुझ पर विगत वर्षों से बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं और बड़े बड़े विचित्र अनुभव भी हुए। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को घोर आश्चर्य होगा। मैंने धन प्राप्त करने के निमित्त 7 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की और बड़े दुख और कष्ट उठाए। आप लोग चाहो तो इसके बारे में सुनाऊं। मेहमानों ने कहा, ज़रूर सुनाइए। सिंदबाद ने अपने सेवकों से कहा, वह बोझ जो हिंदबाद बाजार से अपने घर ले जा रहा था उसके घर पहुंचा दें। उन्होंने ऐसा ही किया। अब सिंदबाद ने अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पाई थी, किंतु नौजवानी की मूर्खता के वश में पकड़कर उसे मैंने भोग विलास में उड़ा डाला। मेरे पिता जब जीवित थे तो कहते थे कि निर्धनों की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है। सभी विद्वानों ने ऐसा कहा। मैं इस बात को बार बार सोचता और मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो मैंने अपना बचाव कुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास पहुंच गया। मैंने उनसे कहा कि अपने व्यापार के लिए निकलना चाहता हूं। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उनके अनुसार मैंने व्यापार की वस्तुएं मोल ले ली और उन्हीं लेकर एक व्यापारी के जहाज पर किराया देकर सामान लदाकर खुद भी सवार हो गया। जहाज अपनी व्यापार यात्रा पर चढ़ पड़ा।
जहाज़ फ़ारस की खाड़ी में से लेकर फ़ारस देश पहुंचा, जो अरब के बाईं ओर बसा है और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर है। फ़ारस की खड़ी लंबाई में 2500 मील और चौड़ाई में 77 मील थी। मुझे समुद्री यात्रा का आभास नहीं था, इसीलिए कई दिनों तक मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त रहा। फिर अच्छा हो गया। रास्ते में हमें कई टापू मिले जहाँ हम लोगों ने माल खरीदा और एक दिन हमारे जहाज़ में एक अज्ञात द्वीप पर लंगर डाला। जहाज़ ने मालिक ने कहा, जिन लोगों का जी चाहे वे इस द्वीप की सैर कराएं। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज़ पर बैठे बैठे ऊब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप का नाव द्वारा चल पड़े। किंतु वह द्वीप उस समय हिलने लगा जब हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। यह देखकर व्यापारी चिल्लाने लगे कि भागकर जहाज़ पर चलो, यह टापू नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज़ की नाव पर बैठ गए। मैं अनाड़ी होने के कारण ऐसा न कर सका। नाव जहाज़ की ओर चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया। मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैं जलाने के लिए लाया था। उसी के सहारे मैं समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज़ तक पहुंच पाऊं इससे पहले ये जहाज़ लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरे दिन और रात उस अथवा जल में तैरता रहा। थकान ने मेरी सारी शक्ति निचोड़ ली और तैरने के लिए हाथ पांव चलाने योग्य नहीं था। मैं डूबने ही वाला था कि एक बड़ी समुद्र लहर ने मुझे उछाल कर किनारे पर फेंक दिया। किंतु किनारा समतल नहीं था, यह खड़े ढलने वाला था। मैं किसी प्रकार गिरता पड़ता वृक्षों की शाखाओं पकड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुद्दे की भांति ज़मीन पर गिर पड़ा। जब सूर्योदय हुआ तो मेरा भूख से बुरा हाल हुआ। पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए घुटनों के बल घसीटता हुआ चला। सौभाग्य से कुछ ही दूर पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला, जिसका पानी पीकर मुझ में कुछ जान आई। मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियां भी पा ली। इससे पेट भर लिया। फिर मैं द्वीप की इधर उधर घूमने लगा। मैंने एक घोड़ी चढ़ती देखी। घोड़ी बहुत सुंदर थी, किंतु पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक खूंटे से बंधी थी। फिर पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ मनुष्यों के बोलने की आवाज़ आई और कुछ देर में एक आदमी ज़मीन से निकलकर मेरे पास आकर पूछने लगा, तुम कौन हो, क्या करने आए हो? मैंने उसे अपना हाल बताया तो वह मुझसे तहखाने में ले गया। वहाँ कई मनुष्य और थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया। मैंने उनसे कहा, तुम लोग इस निर्जन द्वीप से तहखाने में बैठकर क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बताया, हम लोग बादशाह के नौकर हैं। इस द्वीप के स्वामी वर्ष में एक बार यहाँ अपनी अच्छी घोड़ियाँ भेजते हैं। यहाँ हम लोग घोड़े और घोड़ियों के बच्चों को पालते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो राजमहल ले जाकर बादशाह को दे देते हैं। कल हम लोग अपनी राजधानी को वापस जाएंगे। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा, क्योंकि इस द्वीप से तो किसी भी तरह खुद अपने देश नहीं जा सकूंगा। दूसरे दिन वे सवारी घोड़ियों को इकट्ठा करके राजधानी के लिए चले। मैं भी उनके साथ चला आया। उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। उनके पूछने पर मैंने अपना सारा हाल बताया। बादशाह को मुझ पर बड़ी दया आई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस आदमी को आराम से रखा जाए। इस प्रकार वो वहाँ पर सुख सुविधापूर्व रहने लगा। एक दिन मैं उस नगर के बंदरगाह पर खड़ा था। वहाँ एक जहाज़ ने लंगर डाला और उसमें कई व्यापारी व्यापार करने की वस्तुओं की गठरियाँ लेकर उतरे। गठरियाँ जहाज़ के ऊपर तख्ते पर जमा थीं और तट पर सफाई साफ दिखाई दे रही थी। अचानक एक गठरी पर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैं पहचान गया कि वही गठरी है जिसे मैंने बसरा में जहाज़ पर लादा था। मैं जहाज़ के कप्तान के पास गया। उसे समझा लिया था कि मैं डूब चुका था। वैसे भी इतने दिनों की मुसीबत और चिंता के कारण मेरी सूरत बदल गई थी, इसलिए वह मुझे पहचान न सका। मैंने उससे कहा, जिस सिंदबाद को तुम मरा समझ रहे हो वह मैं ही हूँ, और यह गठरी तथा उसके साथ ही गठरियाँ मेरी हैं। उसने कहा, यह भी खूब रही। मेरे आदमी का माल हथियाने के लिए खुद सिंदबाद बन गए। वैसे तो शक्ल सूरत से भोले लगते हो, मगर यह क्या सूझी है कि इतना बड़ा छल करने को तैयार हो गए। मैंने स्वयं सिंदबाद को डूबते देखा। इसके अतिरिक्त कई व्यापारी भी साक्षी हैं कि वह डूब गया है। मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूं? मैंने कहा, भाई मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा, अच्छा बताओ अपनी बात। मैंने उससे सारा किस्सा बताया कि किस प्रकार मैं लकड़ी के सहारे तैरता रहा और 24 घंटे समुद्र में तैरने के बाद निर्जन द्वीप में पहुंचा, और किस तरह मैं बादशाह के नौकरों ने मुझे यहाँ लाकर बादशाह के सामने पेश किया। कप्तान को पहले तो मेरी कहानी पर विश्वास न हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक मुझे देखा और अन्य व्यापारियों को भी मुझे दिखाया। सभी ने कुछ देर में मुझे पहचान लिया और कहा, वास्तव में ये सिंदबाद ही है। सब लोगों ने मुझे नया जीवन पाने पर बधाई दी और भगवान को धन्यवाद दिया। साथ ही मेरा सारा सामान मुझे सौंप दिया। मैंने अपने सामान में से कुछ सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं राजा को भेंट दी। बादशाह ने पूछा, तुझे ये मूल्यवान वस्तुएं कहाँ से मिली? मैंने उसे पूरा हाल सुनाया। यह सुनकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। उसके बदले में उन्होंने कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु मुझे दे दी। मैं उनसे विदा लेकर फिर जहाज़ पर आया और अपना माल बेचकर उस देश में पैदा हुई वस्तुओं यथा चंदन, अबनूस, कर्पूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च आदि ली और फिर जहाज़ पर सवार हो गया। कई देशों और टापुओं से होता हुआ हमारा जहाज़ बसरा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ से स्थल मार्ग से बगदाद आया। इस व्यापार से मुझे 1 लाख दिनार का लाभ हुआ। मैं अपने परिवार वालों और मित्रों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ।
मैंने एक विशाल भवन बनवाया और कई नौकर चाकर रखे। अब मैं अपनी यात्रा के बुरे दिनों को भूलकर आनंद से रह रहा हूँ। नैतिक मूल्य: हमें हमेशा धैर्य, साहस और परिश्रम से कार्य करते रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। शब्दार्थ का ज्ञान: गुस्ताखी, गलती, दुर्भाग्य, बुरा हाल, व्यक्त, प्रकट, रोष, गुस्सा, ग्रस्त, पीड़ित, पैतृक, पिता संबंधी, दुर्दशा, बुरी दशा, निमित्त, हेतु, कारण, श्रेयस्कर, मंगलकारी, उत्तम, विगत, पिछला, बीता हुआ, संघर्ष, खुशी से, निर्जन, सुनसान। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। शासनकाल: प्रसिद्ध, परिश्रम, स्वादिष्ट, गुस्ताखी, श्रेयस्कर, दुर्दशा, द्वीप, कर्पूर। धन्यवाद।